नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए आदिकाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर लाई हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आ रखे हैं, तो आप बिल्कुल अगर इन क्वेश्चन आंसर को भी ढंग से कर लेते हो, जैसे जो चारों ऑप्शन है उनसे रिलेटेड अगर पूरी जानकारी ले लेते हो, तो भी आपको आदिकाल के बहुत लगभग 50% जो सामग्री है वो आपको अच्छी मिल जाएगी। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे मैं कोशिश करूंगी आपको यहाँ पे ही चारों क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझाने की, कि दूसरे भी कौन सी उन क्वेश्चन के अंदर आने की संभावना है। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? सबसे पहले तो ये देखिए कीर्तिलता है किसकी। ये विद्यापति की रचना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये विद्यापति है, अपने आदिकाल के कवि है, उनकी रचना है। ये अवहट भाषा में है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैथिली भाषा में भी उनकी एक थी पदावली, ये उनकी रचना पदावली में थी। उसके अलावा उन्होंने संस्कृत में कुछ लेख वो मतलब कुछ रचनाएं लिखी थी। ठीक है। दूसरा है अपना, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? ये देखिए कौन है। देखो अमीर खुसरो है, वो खड़ी बोली का है। ठीक है। कुतुबुन है, ये अवधी का है। मंजन है, ये भी अवधी का है। अब पीछे कौन बचा? अब्दुल रहमान। ये अपने आपको पता है आदिकाल के हैं। आदिकाल में भाषाएं कौन सी थी? अवहट थी, या जो ये ऐसी भाषाएं थी अपभ्रंश। तो अब्दुल रहमान ही बचे पीछे, तो ये इसका राइट आंसर है अब्दुल रहमान। ठीक है। तीसरा देखिए, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ना, जब वर्षा ऋतु में फसल कटती है उस समय गाया जाता है ये। ठीक है। चौथा देखिए, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आधा हिस्सा यहाँ पे देखिए, मैं पहले इधर देख लेती हूँ। जैसे खुमान रासो किसका है अपने? और सबसे पहले देखो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई का है, ये अपने डी से मिल जाएगा यहाँ पे, ये डी का है। अब्दुल रहमान की कौन सी है? संदेश रासक, यहाँ पे नहीं दे रखी, इसका मतलब इसका कोई नहीं है। और जो बीसल देव रासो है वो किसकी है? नरपति नाल की है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा सी हो जाएगा नरपति नाल के सामने ऐसे। और ये परमाल रासो का कौन है? ये परमाल रासो का अपने हैं दलपत विजय। और ये खुमान रासो का दलपत विजय इधर, और ये परमाल रासो का वो जगनिक उधर, ये ऊपर ये रहा। तो इसको ऐसे मिले। देखो अगर और कोई नहीं आए तो चंद्रबरदाई का तो पता ही है, डी में ए, या जैसे डी में ए, देखिए आप डी में दो जगह है। ठीक है। तो अब कैसे पता लगाएं? अब दूसरा देखिए, अपन बीसल देव रासो देख लेते हैं या परमाल रासो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं बीसल देव रासो, ये नरपति नाल का है, यानी सी में 4, सी में 4 ये रहा अपना। यानी अब देखो यहाँ सी पे नहीं, तो ऐसे करके हम इनको कंफर्म कर सकते हैं। ये रहा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ का ए। तो इस प्रकार है ये। खुमान रासों में हो जाएगा अपने, ये दलपत विजय हो जाएगा। परमाल रासों में जगनिक हो जाएगा। बीसल देव रासों में नरपति नाल हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई। ठीक है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य की आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो ये देखिए, इसका आंसर है विद्यापति। ठीक है। इनको और भी कहते हैं, मैथिल कोकिल भी कहते हैं, मैथिल कोकिल। ठीक है, कोकिल। और कवि कुलशेखर भी कहते हैं इनको। तो ये इनको इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने पदावली की जो रचना है बहुत ही अच्छी रचना है इनकी। उसमें भक्ति परक और कुछ संस्कृत की रचनाएं लिखी हैं। तो संस्कृत के बहुत अच्छे कवि रह चुके हैं जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, इसीलिए इनको अभिनव जयदेव कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा है? अब मैंने आपको बताया था किस भाषा को कहा गया यहाँ पे। तो ये 6 में हो जाएगा अपने, ये बौद्ध और सिद्ध। ठीक है। सिद्धू की जो भाषा थी ना उसको संधा भाषा कहा है गया है। और आगे देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन आ गया अपना, ये रहा। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी जैसे कोई ये रचनाएं दे रखी है वो किस किस भाषा में लिखी गई है, तो उस हिसाब से अपने को मैच करना है। ये देखिए, सबसे पहले ये विद्यापति की पदावली, ये किस भाषा में थी? मैथिली भाषा में थी। ये मैच कीजिए इसको। विजयपाल रासो है, वो ब्रज भाषा में थी, फिर भी अपन आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो थी, वो हिंदी भाषा में था।
और ये विजयपाल रासो अपभ्रंश में था, और ये जो चर्या गीत है ये संध्या भाषा में। अब देखिए विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में थी, ये हो गया। यानी कि अब देखिए मैच करते हैं, ए में 2 कौन सा है, ये रहा, फिर चर्या गीत संध्या भाषा, और फिर विद्यापति की पदावली 4, और ये तो ये इस प्रकार मैच करना। और देखिए 2007 में आ भी रखा है ये। और आपको पता है चर्या गीत क्या होता है, ये संध्या भाषा में यानी सिद्धों की भाषा है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चर्या गीत वो होते हैं जो इनके अनुष्ठान होते हैं सिद्धों में, उस समय जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, चर्या गीत। और आगे देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना गया। अब देखिए आपको जैसा कि मैं बताती हूँ, हिंदी साहित्य का आविर्भाव इन्होंने 1050 से माना है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन्होंने अपभ्रंश की जो भाषाएं थी, यानी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, ये मोस्ट क्वेश्चन आंसर है, आप पक्का इनको ध्यान रखिएगा कि शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का मतलब इन्होंने 1050 से शुरू माना था। आपको पता हो तो वीर गाथा काल माना था इन्होंने, यहाँ से शुरू 1050 से 1375, ये जो समय है 1050 का, तो ये प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था होती है वो मानी जाती है यहाँ के आसपास में। क्योंकि संस्कृत तो देखो है नहीं, क्योंकि संस्कृत तो जो अपने वेद और साहित्य की जो था उस समय की भाषा है, और पाली प्राकृत जैन और बौद्धों की है, उसके बाद की है, तो ये प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, उस समय का है ये। और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं, तो कौन है ये अपने, ये हो गए अपने ये स्वयंभू हो गए, ठीक है। ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। उनकी रचना भी है एक पौमचर्यु, ये ऐसे करके है पौमचर्यु, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस रचना है इनकी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन है, पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई की है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आचार्य शुक्ल ने माना है इसको प्रथम ये महाकाव्य माना है इसके अंदर इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पे, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग होता था। तो आदिकाल की जो रचना है उसमें वीर काल में डिंगल भाषा, ठीक है। ये डिंगल कौन सी होती थी, राजस्थानी प्लस ये होता था राजस्थानी और अपभ्रंश, ठीक है। और ये पिंगल होता था राजस्थानी और ब्रज, ये ऐसे करके 2 भाषाएं हैं जो आदिकाल के जितना भी साहित्य डिंगल और पिंगल में मिलता है। तो जो वीर रस प्रधान जो रचना होती थी ना वो राजस्थानी और अपभ्रंश में मिलती थी, जो इनका सम्मिलित रूप होता है उसे डिंगल कहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शब्दानुशासन के लेखक कौन है, ये हेमचंद्र है, ठीक है। शब्दानुशासन इनकी बहुत अच्छी है, ये व्याकरण के जैसा ग्रंथ है हेमचंद्र का। खालिद पारी ये किसका है, अमीर खुसरो का। और इसमें है क्या, इसमें जो हिंदी और जो फारसी के जो शब्द हैं उनका शब्दकोश जैसा है, ये अमीर खुसरो की रचना है ये। आगे देखिए, इनमें से कौन सा युग्म संगत है, यानी कौन सा सही है बाकी के गलत हैं। अब जैसे देखो बीसल देव रासो नरपति नाल सही है, ये उसकी रचना है और ये उनके रचनाकार है। खुमान रासो, विजयपाल रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, दलपत विजय। अब देखिए खुमान रासो का जगनिक नहीं, दलपत विजय, ये दलपत विजय है इनका, ध्यान रखिएगा। मैं सही भी कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। विजयपाल रासो का चंद्रबरदाई नहीं है बल्कि ये है जगनिक, ठीक है। और परमाल रासो का कौन है, नहीं परमाल रासो का जगनिक, विजयपाल रासो का सारंगधर है, ये ध्यान रखिए सारंगधर है, और ये परमाल रासो का जगनिक, ठीक है। तो इसका अपने सही कौन सा है, ये बीसल देव रासो बिल्कुल मैच कर रहा है अपने राइटर के साथ में। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से, डिंगल भाषा का किससे है अपने, ये है अपने राजस्थानी। देखो डिंगल क्या होता है, राजस्थानी प्लस ये अपभ्रंश, ये इनके होते हैं। तो डिंगल भाषा में देखो हरियाणवी तो है नहीं, अवधी है नहीं, मैथिली है, दोनों में से भी कोई एक होता तो होगा, तो ये राजस्थानी जो साहित्य होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा इधर वापस लेते हैं ऊपर, क्योंकि अपने को यहाँ से देखना है। ये 16 नंबर क्वेश्चन, रासो शब्द का उत्पत्ति रसायन से किसने माना है, रसायन से किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, मतलब इनको समय के हिसाब से जमाना होता है। तो मैं देखो आपको बता देती हूँ, भरतेश्वर बाहुबली है 1184 में। फिर कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो समय के हिसाब से क्या है, अगर रचनाकार का समय रहेगा आपको तो फिर ये सूलीभद्र रास है, फिर नेमिनाथ रास है, फिर संगीत रत्नाकर है।
इस प्रकार इनका ए है। और नेक्स्ट देखिए, पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? अब पुष्यदंत थे कौन से? अभ्रंश के थे, अभ्रंश के कवि थे और ये 10वीं शताब्दी के आसपास थे, क्योंकि देखो अभ्रंश जो है ना वो 1050 के आसपास का माना जाता है, तो 10वीं के आसपास का है। आगे देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम दिखाइए। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर समय जो है वो हमें नहीं मिलता है, यहाँ क्या होता है शताब्दियां हैं जो थोड़ी बहुत हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसका आंसर है ये ए है, कुवलयमाला कथा, राउलवेल, उगते व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। और ये इनका समय इस प्रकार से होएगा। ये थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए, स्वयंभू की रचना कौन सी है? पामचरियो। पुष्यदंत की कौन सी है? अब्दुल रहमान की संदेश रासक है। शबरपा की चर्यापद है। और ये पुष्यदंत की महापुराण है। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो ए में क्या है, 2 कहाँ है? ये रहा, फिर ये 3, फिर ये 1 और फिर ये 5। ठीक है, ये हो गया हमारे। और ये हो गया, ये राउलवेल उक्ति व्यक्ति ये उसकी है, रोड़ा कवि की है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। फिर से देखिए, जितनी रचनाएं पूछने वाला एक ही सवाल में आपको 10 सवाल पूछ सकता है। अब देखो, अगर इनमें जैसे चारों में से किसी का नहीं याद है तो हम नहीं बता सकते उनको। तो ज्योतिश्वर ठाकुर की कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है। दामोदर भट्ट की कौन सी है? यहाँ पे ये दामोदर भट्ट की राउलवेल है। नरपति नाल की बीसल देव रासो, रोड़ा कवि की, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड जी, ये इसमें ये है ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट की राउलवेल, नरपति नाल की बीसल देव रासो और रोड़ा कवि की उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ये इसमें ये हो जाएगा अपने सही आंसर, क्योंकि खुमान रासो उसकी है, ये अपने उसका राइटर का क्या नाम है, मैं थोड़ा भूल गई दिमाग से। ठीक है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। और नरपति नाल बीसल देव रासो का। ठीक है, आगे देखिए, गोरखबाणी के संपादक कौन है? ये है पीताम्बर बड़तवाल है। इन्होंने जो गोरख में कुछ 2-3 संत थे, उनका इन्होंने सम्मिलित रूप करके उनके जो दोहे थे और उनकी जो रचनाएं थी उनका सम्मिलित रूप करके गोरखबाणी में इन्होंने संपादन किया है, पीताम्बर बड़तवाल ने। आगे देखिए, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय, ये जो मतलब जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की है। ये आपको पता है, खड़ी बोली के बहुत अच्छे लेखक रहे हैं हमारे। खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? ये फारसी और हिंदी का जो है वो शब्दकोश है, ध्यान रखिएगा, आपसे विषय पूछा जा सकता है बिल्कुल। और किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का संबंध का रूपक कहा है? तो ये आनंद कुमार है अपने। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा आप, जीव और परमात्मा विद्यापति की पदावली को माना है। ठीक है, और आगे देखिए, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? हठ योग देखो, सबसे पहले तो देखो नाथों का दिया हुआ था, ये नाथों की देन है। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ा? तो ये गोरखनाथ पे। अब देखो, गोरखनाथ स्वयं भी नाथ थे, इसलिए स्वाभाविक है कि उन पे ये चीज होनी थी। इधर से देखते हैं वापस हम, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिकता। वापस देखिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिकता, ये जो कथन है वो किसने कहा है? तो ये कथन कहा अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप देखो, रामचंद्र शुक्ल का जो एक एक लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह चुकी है, तो इनका ध्यान रखिएगा। ये रुकिए, अपने 26 से ऊपर यहाँ छूट गया शायद, और 27 कहाँ गया? ये रहा, थोड़ा यहाँ से देखते हैं वापस, ये 27। काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इनको फिर से समय, ये तो कहीं बार पूछा जा चुका है अपने को, तो ध्यान रखिएगा। पामचरियो है, फिर खुमान रासो है, फिर बिसल देव रासो है, फिर चंदन बाला रास है।
हम ऐसे याद नहीं रहता है, तो कई बार क्या है कि हम जो भी कोई पर्टिकुलर किताब पढ़ते हैं उसमें जैसे सबसे पहले रासो काव्य है, फिर ऐसे है, तो वो उनका विभाजन उस प्रकार से ही होता है कि वो जितने भी रचनाकार है वो उस हिसाब से दे रखे होते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी शताब्दियां हैं जो बिल्कुल आस पास में टच होती है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा इसमें। तो इसका ये आंसर हो गया सी। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? इस ग्रंथ का विषय जो है वो व्याकरण है। देखो हम ऐसे भी मतलब ध्यान रख सकते हैं कि प्रकरण प्रकरण क्या है, तो उक्ति व्यक्ति यानी जो ग्रामर से रिलेटेड है ये शब्द, तो व्याकरण का है ये। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। तो जो हेमचंद्र है वो नहीं, क्योंकि देखो सरहपा है वो उनका जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास है, ये भी 7वीं से 8वीं के। स्वयंभू जो अपभ्रंश के है वो भी 9वीं के आसपास के, 8वीं 9वीं के। तो ये जो हेमचंद्र है ये अपभ्रंश के बहुत बाद के समय के हैं, तो ये 8वीं शताब्दी के नहीं है, लगभग 10वीं के आसपास के हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? अब देखिए, मैथिली भाषा में सबसे पहले तो ये है वर्ण रत्नाकर है। इसमें मैथिली भाषा का प्राचीनतम है, ये ज्योतिश्वर ठाकुर की है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है ये रचना, ठीक है, वर्ण रत्नाकर। बौद्ध गान ओ दोहा, इसका जो संपादन है वो किसने किया था? इसका संपादन जो है वो हरप्रसाद शास्त्री ने किया था, ध्यान रखिएगा। किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने। देखो, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? दोहा मानो या चाहे दूहा, ये जो है वो किस भाषा का है? तो ये अपभ्रंश है। आपको पता है जो अपभ्रंश के कवि थे उन्होंने वो जैसे दोहा इस प्रकार की रचनाएं करी थी, जैसे ये स्वयंभू है अपने, और तो इन्होंने ये दोहा में लिखी थी कुछ अपनी सारी रचनाएं। आगे देखिए, संदेशड़ो सबिथरो पईमई कणहु न जाए, जे काला गुल्ली मुंदड़ौ सो बाहड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अब आप ये देखिएगा थोड़ा सा कि ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा। रहमान, ये क्या है? जो अब्दुल रहमान है ना, उन्हीं का ही उनकी भाषा में है अब्दुल रहमान, ये उनका नाम है। अधमान मतलब ऐसे शुद्ध अगर हिंदी में लिखा जाए तो ऐसा ही, तो अपभ्रंश में क्या इन्होंने ऐसा लिखते हैं। तो ये देखो संदेशौ, ये जो संदेश, इनकी जो रचना का नाम है वो संदेश राशक है, संदेश राशक, ये उसी की है। देखो ये संदेश ऐसे याद कर सकते हैं कि संदेश राशक है, तो ये इसमें शब्द जो है वो संदेश आ रखा है, क्योंकि इसमें संदेश किस प्रकार कैसे क्या है, तो उसका विषय है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जय मयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार्य, नेमिनाथ रासो, तो ये श्रावकाचार्य है वो अपने देवसेन की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी की है। जय मयंक जस जो है ये मधुकर कवि की है, और जो नेमिनाथ रासो है वो सुमतिगण की है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपने, एक सेकेंड, अपने तो 35 में हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार, ये 2, फिर ये 4, ये ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 36 में, एक सेकेंड, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कीजिए। इसमें देखिए जो सबसे पहले है श्रावकाचार्य लिखी गई थी 933 के आसपास। उसकी बाद की रचनाएं भरतेश्वर बाहुबली 1184, चंद्रबाला रेवत गिरिराज। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा। अगर एक दो रचनाओं का भी कुछ आसपास का समय आपको हल्का सा पता है, या फिर उनके कवियों का समय काल कुछ याद है, तो आप आराम से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। और वैसे में फर्स्ट ग्रेड हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, जो पीएचडी के एग्जाम है नेट के, उनमें ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कीजिए। तो इसका जो आंसर होएगा वो अपने दोहा कोश होएगा। यहाँ से ये दोहा कोश, श्रावकाचार्य, संदेश राशक और कीर्तिलता। तो ये ठीक है। आगे देखिए, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो आप थोड़ा देखिए ये शब्द और किन्होंने अपने यहाँ पे प्रयोग किया है। ये पता है नाथों ने लिया है शब्द, और ये शब्द संत में किसने लिया था? कबीर ने लिया था ये। आगे देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ये हो जाएगा, ये इसका जो ऑप्शन है वो ये रहे इधर, ठीक है।
तो इसमें ये ए होगा। हम देखते हैं, मैच करते हैं। चंदा किसकी है? चंदायन की, नाम से ही पता चलता है। और मालवणी किसकी? ढोला मारू की है। नागमती किसकी है? आपको पता है, पृथ्वीराज की जो दूसरी पत्नी थी वो थी ये। फिर राजमती किसकी है? अपने ये राजमती बीसल देव रासो की, आपको पता है वो उड़ीसा चले गए थे रूठ के। तो इनका ये होएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। ये नागमती पृथ्वीराज, सॉरी ये पद्मावत की है, ये पद्मावत की है। तो इसका ये आंसर 2, 5, 1, 3 ये हो जाएगा। आगे देखिए, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांच और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये जो बात है वो किसने कही है? तो ये स्वाभाविकता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। इन्होंने लगभग आप देखा जाए तो आदिकाल से लेके और रीति काल तक, मतलब उस एक ही में सबको उतार डाला, एक ही परिभाषा में सबकी विशेषताएं बता दी, ठीक है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पे जो विस्फोट होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उद्बुद्ध यानी ऊपर उठना या उसका प्रकाश में आना, उसको क्या कहते हैं? नांद। ये क्या है? थोड़े नाथों से रिलेटेड जो है शब्द है। और आगे कबीर ने भी काफी हद तक इनको इस विचारधारा को जो है इन्होंने प्रभाव करा था उनके ऊपर। आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन ये रहा। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? ये मेरुतुंग की है, जैनाचार्य मेरुतुंग की। और जयचंद प्रकाश है, ये भट्ट केदार की है। जय मैंगजस मधुकर कवि की है। और रणमल छत जो है वो श्रीधर की है, ठीक है। तो इसमें क्या है? 1 में 2 ये रहा, ये 2 में 2 जगह दे रखा है। आगे देखिए, रणमल छंद श्रीधर का है, ये रहा। फिर जय मैंगजस छत्री का ये 4, ये 3, ठीक है। तो इसमें ये 1 हो जाएगा आपके आंसर। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? आप देखिए, पुरुष परीक्षा जो है वो अपने विद्यापति की है। ये इनकी संस्कृत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने इनको अप्रमाणिक माना है, और जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है उन्होंने भी माना है, बुलर ने भी माना। तो मोहनलाल जो विष्णुलाल पांड्या है उन्होंने इसको नहीं माना है। तो सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये है। आगे देखिए, राम वृक्ष पेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का जो सही अनुक्रम है वो बताइए, ठीक है। ये राम वृक्ष पेनीपुरी के अनुसार बताना है अपने को। तो यहाँ पे इनका ये हो जाएगा कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। इनका समय जो है वो ये है। आगे यहाँ ऊपर से देखते हैं 46 से। इनका ये है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें ये होगा, राउलवेल रोड़ा कवि की है, कुमार रासो दलपत विजय की है, चंदन बाला रास जो है वो कवि आकसू की है, और योगचर्या है वो डोम्बिपा की है, ठीक है। तो ये किस में है? राउलवेल 4, ये रहा 5, 1, 2, ठीक है। इसमें भी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास पे एकदम नहीं है। अब ये जो बात है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही सबसे पहले, तो ये ठीक है। 47 में ये बात किसने कही है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। ये इन्होंने ऐसा कहा है कि जो ये आलोचक थे पृथ्वीराज रासो के, क्योंकि इन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है, ठीक है, अर्ध प्रमाणिक माना, इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो कोई भी काव्य है वो पहले के जो थे वो कथाएं मात्र थी, वो इतिहास नहीं थे। तो इनका ये मानना है। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन, ये देखिए जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ये अपने हुआ है इसमें हम्मीर काव्य में, ठीक है।
इन्होंने बताया कि जो ये जितने भी इन्होंने बताए हैं एरिया कि सामंत, शहर, मुसलमान, तो इस प्रकार का जो जीवन और यथार्थ है वो हमीर महाकाव्य में इनके हिसाब से मिलता है, हमीर काव्य में। ठीक है, आगे 49, निम्नलिखित लेखकों उनकी रचनाओं के अनुसार, ये देखो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ये लगभग मिलाने वाले हैं। तो इसमें ये है कि विजय सेन सूरी है, ये अपने हो गए रेवंत गिरी से। नरपति नाल किसका है? बीसल देवरासु का है। शालीभद्र शूरी भरतेश्वर बाहुबली की है, और कवि आसु की चंद्रमाला दास। तो ये हो जाएगा अपने ये, ठीक है, ये हो जाएगा 20 में। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? महामुद्रा, महामुद्रा इनके हिसाब से क्या है? सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया है। ये देखो मुद्रा जो है ना, महामुद्रा, इनके बहुत सारे एक योग के प्रकार होते थे, मुद्राएं होती थी, कभी हाथों की, कभी आंखों की। तो इनकी क्या मुद्रा थी? ये क्रिया थी योग करने की। ठीक है, महामुद्रा। ये देखिए आज हमारे आदिकाल के 50 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब यकीन मानिए इनसे बाहर क्वेश्चन बहुत कम जाते हैं। लगभग जो पीछे के क्वेश्चन दे रखे होते हैं हमारी किताबों में, लगभग हमारा काम वहीं से हो जाता है। हमारा 80 से 90% जो कोर्स है हम आराम से कर लेते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से देखिए, रिवीजन कीजिए, जितना हो सके जो चारों ऑप्शन है उनसे भी कुछ और सवाल ढूंढने की कोशिश कीजिए कि और कौन सा कहाँ हो सकता है। जैसे मैंने इसमें बताया था कि अमीर खुसरो खड़ी बोली में, कुतुबुन की अवधी भाषा में। तो इस प्रकार हमें बाकी के भी 4 ऑप्शन डिस्क्राइब करके आने चाहिए, ताकि क्या है कि हम सही आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, आगे अपन और फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल से हम शायद भक्ति काल शुरू करें क्योंकि हमारा आदिकाल कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।